हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ओके क्लास, हम यहाँ पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से अंग्रेज जो है शिक्षा को देखते थे। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि हमसे जो है ईस्ट में जो एरर हुए, जो मिस्टेक्स हुई, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एजुकेशन फॉर कॉमर्स। ठीक है, यानी कि व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो हमारा ये टॉपिक जो था वो हम पढ़ा था हमने वुड्स डिस्पैच के बारे में। ठीक है ना, वुड्स का नीति पत्र के बारे में। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज, तो इस बॉक्स में क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि Wood's dispatch of 1854 marked the final trump of those who oppose Oriental learning. It states, "We must emphatically declare that the education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts, services, philosophy, and literature of Europe, in short, European language." तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि 1854 के वुड के नीति पत्र में जो लोग थे प्राच्यवादी ज्ञान, ठीक है ना, का जो विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। यानी कि जिन लोगों ने उसको विरोध किया था तो उनका क्या था, उनकी विक्ट्री थी। विक्ट्री का उनका जो था वो संकेत था। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर ये बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो जो बुर्स का जो नीति पत्र था उसमें ये सारी चीज़ें कही गई थी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं Wood's dispatch also argued that European learning would improve the immoral character of Indians. तो वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का हम क्या करेंगे, उत्थान करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड द सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। तो इससे वे ज़्यादा क्या था, सत्यवादी, ट्रुथ, ठीक है ना, ट्रुथफुल, सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और उसके बाद कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो दस्तावेज जो बने थे उनके मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से, भयानक एरर से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या समर्पण जो होता है, ठीक है ना, कमिटमेंट जो होता है, ड्यूटी जो होती है, तो उसका जो था ना वो स्किल्स नज़र नहीं आ रही थी, और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इन स्किल्स को, इन रिक्वायरमेंट को डेवलप नहीं कर पा रहा था। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। 1854 की नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई जो है वो स्टेप उठाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवरऑल मैटर रिगार्डिंग एजुकेशन। मतलब फिर ये हुआ कि सरकारी विभागों का जो गठन था वो किया गया, यानी कि सरकारी विभाग बनाए गए जिससे कि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन 1857 while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi. Universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay.
तो यहाँ क्या हुआ कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है शिक्षा की व्यवस्था को विकसित करने के लिए कदम उठाए गए कि भाई यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, है ना? तो उस समय क्या हुआ, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जो यूनिवर्सिटी थी उनकी स्थापना वहाँ पे की जा रही थी। अटेम्प्ट वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। अब हम यहाँ ये एक्टिविटी जो है ये देखते हैं। इमेजिन यू आर लिविंग इन द 1850s, यू हियर ऑफ वुड्स डिस्पैच, राइट अबाउट योर रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में जी रहे हैं, यानी कि आप उस शताब्दी में हैं। तो अपने वुड के नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच के बारे में जो सुना है, इसके बारे में अपनी राय को लिखना है। और नीचे जो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर है बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी में बम्बई का ये विश्वविद्यालय। देख रहे हैं आप कितनी ओल्ड पिक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, यानी कि विलियम कैरी जो थे वो उन्होंने जो है डिमांड की थी मोरल एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे उसी के बारे में ये सब दिया गया है कि नैतिक शिक्षा की जो मांग की गई थी, मोरल वैल्यूज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे ये है श्री रामपुर कॉलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली नियर कैलकाटा। ये कैलकाटा का आप जो है कॉलेज देख सकते हैं जो कि हुगली नदी पर बना है कैलकाटा में। ठीक है, अब है यहाँ पर व्हाट हैपेंड टू द स्कूल लोकल स्कूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोकल स्कूल्स जो थे उनकी क्या हम कह सकते हैं कि क्या उन स्कूलों का क्या हुआ जो लोकल स्कूल थे। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर taught in pre-British time? Have you ever wondered whether they went to schools, and if they were schools, what happened to these under British rule? तो यहाँ पे स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, जो वहाँ पर जो लोकल स्कूल्स थे उनका क्या हुआ। तो यहाँ क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के समय उनका क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इन द 1830s विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी टर्न टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार, यानी कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced in interesting. तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पे रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया, यानी कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह काफ़ी दिलचस्प थी। एडम फाउंड इट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार, यानी कि एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ठीक है, फिर दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। यहाँ पे क्या था, जिनमें आमतौर ये बहुत मतलब छोटे छोटे थे, केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे। ठीक है, बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालास वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। क्या मतलब हुआ कि फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी।
ये these institutions were set up by wealthy people or the local community at time they were started by a teacher guru। यानी कि ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। ठीक है, तो कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। मतलब जो टीचर्स थे, कुछ पाठशालाएं उन्होंने ही स्टार्ट कर दी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल, जो सिस्टम था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था। Few things that you associate with schools today were present in the पाठशालास at the time। आज आप जिन चीज़ों को स्कूल से उम्मीद करते हैं उनसे कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। ठीक है, क्या था? जैसे देयर वर नो फिक्स्ड फी, यानी कि कोई निश्चित फीस नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स नहीं थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल बिल्डिंग थी वो भी जो है अलग से नहीं बनाई जाती थी। नो बेंचेस और चेयर्स, कुर्सियाँ और बेंचेस नहीं थी। नो ब्लैक बोर्ड नहीं थे। नो एनुअल एग्जामिनेशन, और वहाँ कोई भी सालाना इम्तिहान यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन जो होते थे वो भी नहीं थे। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, और कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था। इन अदर प्लेस इन द कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम, मतलब इन सम प्लेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ banyan tree, in other place in the corner of a village shop और टेम्पल। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ भी नहीं था। हाँ, तो कुछ पाठशालाएं जो थी, कुछ स्कूल जो थे, बरगद की छाँव में ही जो क्लास थी वो चलती थी। तो कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के ही घर से बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, फी डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि बच्चों की फीस उनके माँ बाप की, उनके पेरेंट्स की आमदनी से तय होती थी, यानी कि वो कितना कमाते हैं। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। टीचिंग वॉज ऑरल एंड द गुरु डिसाइड वॉट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षा जो थी वो कैसी ओरल होती थी, मौखिक होती थी, और क्या पढ़ाना है ये विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए ही जो टीचर थे वो तय करते थे। फिर स्टूडेंट वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। क्या मतलब हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ कि ये विद्यार्थी की ज़रूरत को देखते हुए गुरु मतलब ये तय करते थे कि उनको क्या पढ़ाना है। विद्यार्थियों को अलग से कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। ठीक है ना, मतलब जैसे अलग अलग क्लासेस होती थी तो उनके टीचर्स उनसे अलग से बात करते थे। एडम डिस्कवर्ड डेट द फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। एडम ने पाया कि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड। जैसे कि हम आज देखते हैं अपने गांव में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय क्या होता है, कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। The Pathshalas started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasant families could study. तो क्या होता था उस समय, गांव के बच्चे खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई और अनाज निकल जाने के बाद स्कूल फिर से दोबारा मतलब स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाती थी। तो इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे, यानी कि जो नॉर्मल जो फैमिलीज थी उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। इसके बाद है आपका न्यू रूटीन न्यू रूल्स। ठीक है, यानी कि कुछ नई दिनचर्या और कुछ नए नियम। क्या था यहाँ पर? अप टू मिड 19th century द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन, यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशन पे था। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन।
तो यहाँ पे क्या था कि इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज से कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। It felt that this would be done by introducing order within the system, imposing routine, establishing rules, ensuring regular inspections। यानी कि कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, एक न्यू रूटीन और रूल्स और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और भी व्यवस्थित करना चाहती थी। ठीक है, फिर हाउ वॉज दिस टू बी डन? तो ये कैसे, इसके लिए क्या किया जा सकता था? वॉट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक? तो कंपनी ने क्या कदम उठाए, क्या मेजरमेंट रखा? इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया जाता था। The task of Pandit was to visit the pathshalas and try and improve the standard of teaching. Each group was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable। यानी कि पंडितों का काम पाठशालाओं का निरीक्षण करना था और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक टीचर को ये निर्देश दिया गया था कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार यानी कि नियमित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाएं। टीचिंग was now to be based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination। तो अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों को प्रगति को मापने के लिए यानी कि बच्चे कितने पढ़ाई में आगे निकल चुके हैं, ठीक है ना, उनका स्टैंडर्ड चेक करने के लिए उनकी एनुअल एग्जामिनेशन भी एग्जामिनेशन की रूपरेखा भी बनाई जाने लगी। Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline। क्या हुआ इसका मतलब? विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, ठीक है, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तब सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। यानी कि जैसा आजकल हम अपने देखते हैं उसी तरीके से पुराने टाइम में भी ये सारी चीज़ें होती थी। पाठशालास which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within the new system received no government support। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको पे किया जाने लगा, सपोर्ट किया जाने लगा, उन्हें कमीशन दिया जाने लगा। जो पाठशाला नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास। तो क्या हुआ, जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर consequence। In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to पाठशालास since the timetable was flexible। इस नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा ये हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे क्योंकि शालाओं को समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी, ठीक है। The discipline of the new system demanded regular attendance even during harvest time when children of poor families had to work in the fields। Inability to attend school came to be seen as indiscipline and evidence of the lack of desire to learn। यानी कि जिन गुरुओं यानी कि क्या हुआ कि अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने के लिए जाते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन मान लिया जाता था, यानी कि बच्चे को पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता, ये समझा जाता था कि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। सो नाउ द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन। अब ये जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।
आई होप कि आपको इतना जो जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा, और बुक्स को अपने साथ रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय।